एक ऐसा ड्रामा जहां लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसाफ। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के एक डार्क कॉमेडी प्ले मेजर फॉर मेजर की, जो पहली बार 1622 में पब्लिश हुआ था। वैसे इसे लिखा गया था 1603 से 1604 के बीच। ये कहानी है पावर, मोरालिटी और हिपोक्रेसी के डेंजरस मिक्स की, जहां एक ड्यूक अपना रूप बदल के सिस्टम की पोल खोलता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर शेक्सपियर के सबसे थॉट प्रोवोकिंग नाटक के साथ। तो शुरू करते हैं एक्ट 1 सीन 1 से। ये एक बहुत ही छोटा सीन है। इस सीन का सेटिंग है अ रूम इन द ड्यूक्स पैलेस। सीन में है ड्यूक, एस्केलस और एंजेलो। ड्यूक और एस्केलस बात कर रहे होते हैं कि एंजेलो को एंजेलो जो एक डेप्यूटी है उसको एक टेम्पोररी ड्यूक बनाएगा जब ड्यूक बाहर होंगे। देखो, ड्यूक लॉर्ड एंजेलो को बुलाता है ताकि वो उसे वियना का टेम्पोररी लीडरशिप दे सके। एंजेलो मॉडेस्ट तरीके से मना करता है और ड्यूक से कहता है कि पहले उसकी स्किल को छोटी छोटी जिम्मेदारी में टेस्ट कर ले। लेकिन ड्यूक कहता है कि उसका डिसीजन ऑलरेडी फाइनल हो चुका है और अब उसे तुरंत यात्रा पर निकालना है। यही है एक्ट 1 सीन 1। चलता है एक्ट 1 सीन 2 पर, जिसका सेटिंग है एक स्ट्रीट। तो इस सीन में लूसियो दो और जेंटलमैन के साथ रीसेंट इवेंट्स के बारे में बात करता है। वो ड्यूक के हंगरी के किंग से मिलने की ट्रिप पर और हंगरी और वियना के बीच हो रहे वार पर मजाक उड़ाते हैं। दोनों जेंटलमैन जो सोल्जर्स हैं, पीस अकॉर्ड के अगेंस्ट है। लूसियो उन्हें एक पायरेट से कंपेयर करता है जो 10 कमांडमेंट्स लेकर समुद्र में जाता है, लेकिन उसमें से दाउ शैल नॉट स्टील को हटा देता है, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों पायरेट्स का काम होता है स्टील करना। तो पहला जेंटलमैन कहता है कि जैसे पायरेट्स के नेचर में यह कमांडमेंट फॉलो करना नहीं होता, वैसे ही सोल्जर्स के लिए भी पीस चाहना उनके नेचर के अगेंस्ट होता है। ये तीनों अपनी डिबेट कंटिन्यू करते हैं और वेनेरियल डिजीजेस पर जोक मार रहे होते हैं। तभी मिस्ट्रेस ओवरडन सीन में एंटर करती है, काफी फिटिंग मोमेंट पर। वो बताती है कि क्लॉडियो को जेल भेज दिया गया है क्योंकि उसने जूलियट को प्रेग्नेंट कर दिया है। लूसियो और जेंटलमैन ज्यादा जानने के लिए निकल जाते हैं और तब पॉम्पे द क्लाउन स्टेज पर आता है। पॉम्पे मिस्ट्रेस ओवरडन को बताता है कि क्लॉडियो को शादी से बाहर सेक्स करने के लिए जेल भेजा गया है और उसके इस क्राइम के लिए उसका बिहेडिंग होने वाला है। और वो ये भी बताता है एक प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है जो वियना के रेड लाइट एरियाज के ब्रोथल्स को बंद करने का ऑर्डर देता है। लेकिन जो ब्रोथल सिटी के प्रॉपर एरिया में है वो एक वेल्दी पॉलिटिकल इन्वेस्टर के इन्फ्लुएंस की वजह से ओपन रहेंगे। मिस्ट्रेस ओवरडन अपने बिजनेस के फ्यूचर को लेकर परेशान होती है, लेकिन पॉम्पे उसे कन्विंस करता है कि उसके पास हमेशा कस्टमर रहेंगे। दोनों डिसाइड करते हैं जाने का। तभी क्लॉडियो स्टेज पर आता है प्रोवोस्ट के साथ। प्रोवोस्ट कौन है दोस्तों? प्रोवोस्ट एक्चुअली जेल का इंचार्ज है। तो क्लॉडियो प्रोवोस्ट से पूछता है कि उसे जेल क्यों ले जाया जा रहा है, और प्रोवोस्ट कहता है कि वो सिर्फ लॉर्ड एंजेलो के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। लूसियो क्लॉडियो से पूछता है कि उसने क्या किया है। क्लॉडियो कहता है कि उसने टू मैनी लिबर्टीज ले लिए थे और अब उसके लिए उसे पनिश किया जा रहा है। जब लूसियो उसका स्पेसिफिक ऑफेंस जानना चाहता है, क्लॉडियो थोड़ा हेजिटेट करता है बताने में। लूसियो उसके क्राइम्स का गेस करता है, पहले मर्डर फिर लेचरी। जब क्लॉडियो सिग्नल देता है कि सेकंड गेस सही है, लूसियो हैरान होता है और कहता है इस लेचरी सो लुक्ड आफ्टर, मतलब क्या इस चीज पर इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलती है? क्लॉडियो कहता है कि उसका इंटेंशन ऑनरेबल था और वो जूलियट से शादी करना चाहता था, लेकिन दोनों ने अभी तक अपनी एंगेजमेंट पब्लिकली अनाउंस नहीं की थी क्योंकि जूलियट के फैमिली ने अप्रूव नहीं किया था। उनका मोस्ट म्यूचुअल एंटरटेनमेंट यानी उनका कॉन्सेंशुअल सेक्स जूलियट की प्रेगनेंसी के बाद सबके सामने आ गया और अब इलीगल माना जा रहा है। क्लॉडियो सोचता है कि एंजेलो ने शायद इस तरह से स्ट्रिक्टली रूल करना इसलिए शुरू किया ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके और एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बना सके। लूसियो उसे सजेस्ट करता है कि ड्यूक से अपील करे, लेकिन क्लॉडियो बताता है कि ड्यूक का कोई पता ही नहीं है क्योंकि ड्यूक तो ट्रिप में गया हुआ है। तब क्लॉडियो लूसियो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी सिस्टर इजाबेला को ढूंढे
जो अभी तक कॉन्वेंट ज्वाइन की है, लाइक इजाबेला नन बनने वाली है, और उससे कहता है कि वो एंजेलो से अपील करे उसकी तरफ से। यही था दोस्तों एक्ट 1 सीन 2। अब आगे बढ़ते हैं, एक्ट 1 सीन 3 की तरफ चलते हैं। तो एक्ट 1 सीन 3 का सेटिंग है एक मोनास्ट्री। देखो, तो एक्ट 1 सीन 3 में क्या हुआ था, देखो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सीन में कहा था कि ड्यूक कहीं जाने वाला है, इसीलिए उसने एंजेलो को ड्यूटीज सौंप दिया है। तो ये सीन होता है एक मोनास्ट्री में। तो ड्यूक एक मोनास्ट्री में जाता है और फ्रायर थॉमस से कहता है कि वो उसे वहां छुपा ले। वो फ्रायर को बताता है कि उसके पास अपने आप को छुपाने के लिए बहुत अच्छे रीजंस हैं, और उसने एंजेलो से झूठ बोला है अपने डेस्टिनेशन के बारे में। एक्चुअली ड्यूक ने सबसे कहा है कि ड्यूक ट्रिप पर गए हुए हैं दूसरे देशों में घूमने के लिए, लेकिन ये एक्चुअली सच नहीं है। देखो, ड्यूक एक्सप्लेन करता है कि पिछले 14 ईयर्स से जो लॉज है, जो रूल्स है, उन्हें ओपनली तोड़ा जा रहा है बिना किसी स्ट्रिक्ट एक्शन के गवर्नमेंट की तरफ से। ड्यूक कहता है कि जब लॉ सिर्फ धमकी बन जाता है तब गवर्नमेंट की ऑथोरिटी खत्म हो जाती है। और जैसे वो कहता है, द बेबी बीट्स द नट्स, यानी जो रूल होना चाहिए वही रूल करने लगता है। यानी जो गवर्नमेंट लोगों को रूल करने के लिए बनाया गया है, वो लोग ही इनफैक्ट गवर्नमेंट को रूल करते हैं। इसीलिए ड्यूक एक्चुअली अपने शहर में कुछ स्ट्रिक्ट लॉज लाना चाहता है, क्योंकि उसने लोगों को काफी लिबर्टीज दे दी थी। तो अब ड्यूक को उन लोगों को पनिश करना थोड़ा हिपोक्रिटिकल लगता है। फिर भी उसे वियना के हालातों का चिंता हो रही है, इसीलिए उसने एंजेलो को अथॉरिटी दी, ये होप करते हुए कि एंजेलो की स्ट्रिक्टनेस सिटी को सुधार देगी और ड्यूक की खुद की लीनियंट रेपुटेशन भी सेफ रहेगी। और जब ये प्लान सेट हो चुका है, ड्यूक चाहता है कि वो खुद ऑब्जर्व करे कि एंजेलो अपने काम में कैसा परफॉर्म करता है। इसीलिए वो फ्रायर थॉमस से रिक्वेस्ट करता है कि उसके लिए एक डिस्गाइज अरेंज करे, जिससे वो खुद भी एक विजिटिंग फ्रायर लगे। समझ गए दोस्तों ड्यूक का प्लान? यही था दोस्तों एक्ट 1 सीन 3। अब चलते हैं एक्ट 1 सीन 4 की तरफ। तो एक्ट 1 सीन 4 का सेटिंग है अ ननरी। ननरी मतलब जहां पे नन लोग रहते हैं। ओके, तो एक कन्वेंट में एक नन इजाबेला को ननरी के रूल समझा रही होती है। तभी एक आदमी आता है, और जो नन इजाबेला को रूल समझा रहा होता है, वो नन इजाबेला से कहती है कि वो दरवाजा खोले, क्योंकि अभी तक इजाबेला ऑफिशियली नन नहीं बनी है, इसीलिए उसे अभी तक मर्दों से बात करने की परमिशन है। इजाबेला दरवाजा खोलती है और देखती है कि बाहर लूसियो है, जो उसका नाम लेकर उसे बुला रहा होता है। इजाबेला उससे पूछती है कि क्या हुआ है। लूसियो बताता है कि क्लॉडियो ने अपनी फ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया है। पहले तो इजाबेला उसे मजाक समझती है और कहती है कि लूसियो उसका मजाक ना बनाए, लेकिन लूसियो कहता है कि वो सच बोल रहा है। इजाबेला पूछती है कि क्या वो लड़की जूलियट है, जो उसकी कजन है। तब लूसियो हाँ कहता है। तो इजाबेला पूछती है कि फिर वो दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। लूसियो एक्सप्लेन करता है कि ड्यूक तो सिटी से चला गया है और अब एंजेलो रूल कर रहा है, जो कि बहुत लॉजिकल और इमोशनली डिटैच्ड इंसान है। जब लूसियो बताता है कि एंजेलो क्लॉडियो को एक एग्जाम्पल बनाने के लिए एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो इजाबेला पूछती है कि वो क्या कर सकती है। लूसियो उसे कहता है कि वो एंजेलो से मिलने जाए और अपनी फेमिनाइन चार्म्स का यूज करे, उसे कन्विंस करे कि वो उसकी भाई पर मर्सी दिखाए। इजाबेला कहती है कि वो अभी जाएगी अपने भाई को बचाने। तो दोस्तों यहीं पे खत्म होता है एक्ट 1 सीन 4। अब हम चलते हैं एक्ट 2 की तरफ। तो एक्ट 2 सीन 1 का सेटिंग है एंजेलोस हाउस। तो एंजेलो सेकेंड एक्ट की शुरुआत में एस्केलस से बात करता है। वो जोर देता है कि लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, वरना क्रिमिनल्स ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। एस्केलस उससे एग्री नहीं करता और लॉ एनफोर्समेंट को एक ट्री प्रूनिंग से कंपेयर करता है। हमें थोड़ा काटना चाहिए, ना कि इतना ज्यादा कि पूरा गिर जाए और मर जाए। वो क्लॉडियो के केस का जिक्र करता है और एंजेलो से पूछता है कि क्या कभी एंजेलो खुद भी ऐसी गलती कर सकता है। एंजेलो जवाब देता है, "'Tis one thing to be tempted, Aeschylus, another thing to fall." उसका कहना है कि टेम्पटेशन होना और उसमें गिर जाना दोनों अलग चीज है। वो मानता है कि लॉ मेकर और क्रिमिनल के बीच का लाइन कभी कभी ब्लर हो सकता है, लेकिन फिर भी लॉ को फर्म रहना चाहिए। वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि वो भी कभी गलत हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ
तो उसके साथ भी सेम स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। फिर एंजेलो प्रोवोस्ट को बुलाता है और इंस्ट्रक्शन देता है कि क्लॉडियो की एग्जीक्यूशन अगले दिन सुबह 9 बजे से पहले हो जानी चाहिए। तभी सीन में एंट्री होता है एल्बो का। तो एल्बो एंटर करता है अपने साथ पॉम्पी और फ्रॉथ को लेकर। एंजेलो उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो एल्बो कहता है कि वो ड्यूक का कांस्टेबल है और ये दोनों नोटोरियस बेनिफैक्चर को ले आया है। एंजेलो पूछता है कि वो मेल फैक्टर्स नहीं है। एल्बो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि उसे पता नहीं। एंजेलो फिर पॉम्पी से पूछता है कि वो क्या है। तो एल्बो उसे पार्सल बॉट कहता है, यानी आधा बॉट, यानी आधा पिंप। देखो, ये साफ हो जाता है कि एल्बो बार बार वर्ड्स को कंफ्यूज करता है, जिस वजह से एंजेलो को उससे पूछताछ में दिक्कत होती है। एल्बो कहता है कि उसने पॉम्पे और फ्रॉथ को एक ब्रोथल में पकड़ा। फ्रॉथ एक्सेप्ट करता है कि वो मिस्ट्रेस ओवरडन के लिए काम करते हैं और एस्केलस उसे वार्न करता है कि प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है और पनिशेबल भी। तो फिर जैसे जैसे सीन आगे बढ़ता है, हम जानते हैं कि एस्केलस क्लॉडियो के फेट पर दुखी होता है और कहता है कि अब कोई रेमेडी बचा ही नहीं है। ये था दोस्तों एक्ट 2 सीन 1। आगे बढ़ते हैं एक्ट 2 सीन 2 को पढ़ते हैं। इसका सेटिंग सेम है, बस एंजेलो के घर का दूसरा रूम है। तो इस सीन में प्रोवोस्ट एंजेलो के पास जाता है इस उम्मीद में कि शायद वो क्लॉडियो के लिए अपना फैसला बदल दे। वो जूलियट का जिक्र करता है और कहता है वो जल्दी ही बच्चा देने वाली है। तभी एक सर्वेंट अनाउंस करता है कि इजाबेला आई है। इजाबेला एंजेलो से कहती है कि वो क्लॉडियो के वाइस यानी फ्रॉकिनेशन से खुद भी घिन करती है और उससे माफी मांगने में दुख हो रहा है। फिर भी वो एंजेलो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके भाई के गुनाह को सजा दे, लेकिन उस बंदे को नहीं। एंजेलो कहता है कि जिसने क्राइम किया है उसको ही पनिशमेंट मिलना चाहिए। इजाबेला बोलती है ओ जस्ट बट सीवियर लॉ, जिसका मतलब है कि वो लॉ की स्ट्रिक्टनेस को समझती है लेकिन अपने भाई के लिए ऑलरेडी मौन भी कर रही है। लूसियो उसे विस्पर करते हुए कहता है कि इतनी आसानी से गिव अप मत करो। वो उसे कहता है कि एंजेलो के सामने घुटने टेक दो और थोड़ा इमोशनल टोन में बात करो। इजाबेला फिर से पूछती है कि क्या क्लॉडियो को मारना जरूरी है, और एंजेलो फिर से हाँ बोलता है। वो फिर से प्लीड करती है, लेकिन लूसियो कहता है कि टू कोल्ड, यानी तुम्हें ज्यादा पैशन से बात करनी चाहिए। इजाबेला आर्ग्यू करती है कि अगर रोल्स उल्टे होते तो क्लॉडियो एंजेलो पर मर्सी करता, लेकिन एंजेलो कहता है कि वो टाइम वेस्ट कर रही है और उससे चले जाने को बोलता है। एंजेलो ये भी कहता है कि अगर उसकी जगह उसका खुद का रिलेटिव भी होता तो वो भी उसी तरह उसे पनिश करता। इजाबेला अपने आर्ग्यूमेंट में जब ज्यादा इंटेंसिटी से बात करती है और लूसियो नोट करता है कि एंजेलो का मन थोड़ा हिल रहा है, तब एंजेलो फाइनली कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा और उसे कल वापस आने को कहती है। इजाबेला बोलती है हर खाओ आई विल ब्राइव यू, और एंजेलो सडनली इंटरेस्टेड हो जाता है। पूछता है हाउ। इजाबेला कहती है कि उसके लिए प्रे करेगी। एंजेलो फिर से कहता है कि कल दोबारा आना। लूसियो बोलता है कि उसे ये करना चाहिए और इजाबेला एग्री करती है। वो दोपहर से पहले वापस आएगी। सीन एंड होता है एक सोलिलोक्वी के साथ, जहां एंजेलो ये रियलाइज करता है कि उसे इजाबेला के लिए सेक्सुअल डिजायर हो रहा है और वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों एक्ट 2 सीन 2। अब हम चलते हैं एक्ट 2 सीन 3 की तरफ। इस सीन का सेटिंग है अ रूम इन द प्रिजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ आपको इस सीन में क्या होता है। तो इस सीन में ड्यूक फ्रायर के डिस्गाइज में है। ओके, तो ड्यूक जो कि अब फ्रायर के डिस्गाइज में है, जेल जाता है और कहता है कि वो प्रिजनर से मिलना चाहता है। जूलियट आती है और ड्यूक उसे पूछता है कि क्या उसे अपना सिन का रिग्रेट है। जूलियट कहती है हाँ, और ड्यूक कहता है कि वो उसकी सोल को एब्सॉर्ब करने में मदद करेगा। ड्यूक पूछता है कि क्या वो उस आदमी से प्यार करती है जिसने उसे प्रेग्नेंट किया। तो जूलियट कहती है कि जितना वो खुद से करती है उतना ही उससे भी करती है। जब ड्यूक को पता चलता है कि उनका रिलेशन कॉन्सेंशुअल था, तो वो कहता है कि जूलियट का सिन उसके लवर से ज्यादा है। जूलियट कहती है कि उसे उस पर भी पछतावा है। फिर ड्यूक कहता है कि वो क्लॉडियो से मिलने जा रहा है
जिसे कल मरना है, और जूलियट दुखी हो जाती है। यहीं पे खत्म होता है एक्ट 2 सीन 3। आगे बढ़ते हैं एक्ट 2 सीन 4 को समझते हैं। इस सीन का सेटिंग है अ रूम इन एंजेलोस हाउस। तो एंजेलो स्टेज पर अकेला होता है और अपनी सिचुएशन को दोबारा सोचता है। उसके मन में एक कंफ्यूजन है। एक तरफ उसके लॉज है सेक्सुअल डिजायर्स के अगेंस्ट, और दूसरी तरफ उसका स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर इजाबेला। तभी उसका एक सर्वेंट आता है और बताता है कि इजाबेला मिलने आई है। एंजेलो इजाबेला से कहता है कि उसके भाई को फिर भी सजा मिलेगी, लेकिन अब उसके वर्ड्स में पहले जैसा फर्मनेस नहीं है। इजाबेला क्लैरिफिकेशन मांगती है और एंजेलो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता है, व्हिच हैड यू रैदर द मोस्ट जस्ट लॉ नाउ टुक योर ब्रदर्स लाइफ और टू रिडीम हिम गिव अप योर बॉडी टू सच स्वीट अनक्लीननेस एज शी डेथ ही हैड स्टेन्ड। यानी क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई मर जाए, या तुम अपनी वर्जिनिटी सेक्रीफाइस करो उसे बचाने के लिए? इजाबेला जवाब देती है, आई हैड रेदर गिव माई बॉडी देन माई सोल। मतलब वो अपनी बॉडी से ज्यादा अपनी सोल को इंपॉर्टेंट समझती है। एंजेलो क्लियर करता है कि उसने क्लॉडियो का डेथ सेंटेंस दे दिया है। फिर वो एक क्वेश्चन उठाता है, माइट देयर नॉट बी अ चैरिटी इन सिन टू सेव दिस ब्रदर्स लाइफ? इजाबेला फिर से उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसके भाई को माफ कर दे, और कहती है कि अगर ऐसा करना सिन भी हो तो भी वर्थ है। लेकिन इजाबेला ये एज्यूम करती है कि एंजेलो फॉरगिवनेस को सिन कह रहा है, नॉट रियलाइजिंग कि वो एक्चुअली उससे अपने साथ फिजिकल रिलेशन के लिए कह रहा है। एंजेलो फिर क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है कि इजाबेला उसकी बात समझ नहीं रही, या तो वो भोली है या क्लेवर तरीके से उसकी बात को इग्नोर कर रही है। फिर एंजेलो अपनी बात और क्लियरली रखता है, क्लॉडियो को मरना ही पड़ेगा। इजाबेला कहती है कि अगर वो गिल्टी है तो पनिशमेंट फेयर है। फिर एंजेलो सीधा सवाल पूछता है, क्या तुम अपने भाई के लिए किसी आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशन करोगी? इजाबेला साफ मना करती है, कहती है कि वो खुद भी मर जाएगी लेकिन ऐसा एक्ट नहीं करेगी, और अगर वो मर जाए तो ठीक है, उसे अपनी सोल पर उस पाप का दाग नहीं चाहिए। एंजेलो कहता है, तुम भी उतनी ही क्रूएल हो जितना मैं हूं। इजाबेला जवाब देती है कि वो अपने भाई को किसी और पाप के जरिए बचाना नहीं चाहती। अब एंजेलो सब वेल्ड बातें छोड़ देता है और साफ साफ कहता है कि वो इजाबेला से प्यार करता है। इजाबेला जवाब देती है, माई ब्रदर डिड लव जूलियट एंड यू टेल मी दैट ही शैल डाई फॉर इट। यानी अगर मेरा भाई जूलियट से प्यार करता था तो तुम कह रहे हो कि उस प्यार के लिए उसे मरना पड़ेगा, और तुम मुझे भी वही करने को कह रहे हो। एंजेलो कहता है कि अगर तुम उसकी बात मान लो तो क्लॉडियो बच जाएगा। इजाबेला को समझ आता है कि एंजेलो सीरियस है, और तब वो गुस्से में आ जाती है। वो उसे थ्रेटन करती है कि अगर उसने क्लॉडियो को माफ नहीं किया तो वो सबको एंजेलो की गंदी नीयत के बारे में बता देगी। एंजेलो सार्कास्टिकली जवाब देता है, हु विल बिलीव दी इजाबेला? वो अपनी रेपुटेशन और पॉलिटिकल पावर का जिक्र करता है, कहता है कि उसकी पोजीशन तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। वो इजाबेला से कहता है कि वो टिमिड ना बने और उसकी बात मान ले, नहीं तो ना सिर्फ क्लॉडियो मरेगा बल्कि पेनफुल तरीके से मरेगा। वो उसे कल तक टाइम देता है डिसाइड करने के लिए और चला जाता है। इजाबेला अकेली रह जाती है और सिचुएशन के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि अगर वो सबको सच बताए तो कौन उस पर यकीन करेगा। फिर वो डिसाइड करती है कि अपने भाई क्लॉडियो से मिलने जाएगी। उसे यकीन है कि उसका भाई भी यही कहेगा कि उसकी चास्टिटी किसी भी प्राइस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वो चाहती है कि क्लॉडियो की डेथ से पहले उसके मन को शांति मिले। यहीं पे खत्म होता है एक्ट 2 सीन 4। अब हम चलते हैं एक्ट 3 सीन 1 पे। सिटिंग है अ रूम इन द प्रिजन। जेल में ड्यूक, जो अभी भी एक फ्रायर के डिस्गाइज में है, क्लॉडियो से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि एंजेलो उसे माफ करेगा। क्लॉडियो कहता है कि उसके मन में अब भी थोड़ी उम्मीद है, लेकिन अगर मौत आई तो वो उसके लिए भी तैयार है। ड्यूक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मौत लाइफ से बेटर है, क्योंकि जिंदगी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसीलिए ये अजीब बात है कि हम मौत से डरते हैं। क्लॉडियो उसके शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो मौत को
फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड है। तभी इजाबेला आती है और कहती है कि वो अपने भाई से बात करना चाहती है। ड्यूक प्रोवोस्ट से कहता है कि उसे कहीं ले जाओ जहां वो उनकी बातचीत सुन सके बिना दिखे। क्लॉडियो पूछता है कि क्या हुआ, तो इजाबेला कहती है अब कोई रास्ता नहीं बचा है बचने का। क्लॉडियो पूछता है कि क्या सेंटेंस चेंज हो सकता है, तो इजाबेला कहती है कि एक सोल्यूशन है लेकिन उसमें हार्ट ब्रेक होगा। क्लॉडियो और पूछता है और इजाबेला कहती है कि एंजेलो ने एक रास्ता दिया है जो डेथ से बचाता है, लेकिन वो रास्ता जिंदगी भर के इम्प्रिजनमेंट जैसा है। क्लॉडियो पूछता है कि क्या वो जेल से बाहर का इम्प्रिजनमेंट है, तो इजाबेला कहती है हाँ। क्लॉडियो एक्सप्लेनेशन चाहता है, तो इजाबेला बताती है कि वो पनिशमेंट उसके ऑनर का लॉस होगा। क्लॉडियो को क्लियरली समझ नहीं आता तो वो डिटेल्स मांगता है। इजाबेला क्वेश्चन से बच रही होती है, कहती है कि उसे डर है कि अगर वो सब बताएगी तो क्लॉडियो जिंदगी चूज करेगा। वो कहती है कि डेथ पेनफुल नहीं लेकिन फियरफुल होती है और उससे डरने की जरूरत नहीं। क्लॉडियो कहता है कि इजाबेला उससे कमजोर समझती है लेकिन वो डेथ एक्सेप्ट करेगा। इजाबेला खुश होती है और कहती है कि वो अपने मर चुके पिता की तरह बिहेव कर रहा है। वो कहती है कि उसे मरना पड़ेगा क्योंकि वो इतना नोबल है कि शेमफुल ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लॉडियो एंजेलो को कर्स करता है और इजाबेला भी एग्री करती है। तब वो उसे एंजेलो का गंदा ऑफर बताती है। क्लॉडियो शॉक हो जाता है और तुरंत कहता है thou shall not do it। इजाबेला कहती है वो अपनी जान दे देगी लेकिन अपनी वर्जिनिटी नहीं। क्लॉडियो उसका शुक्रिया करता है और इजाबेला कहती है कि वो कल के लिए तैयार रहे। क्लॉडियो तब एंजेलो के बारे में सोचता है कि कैसे वो खुद इतने स्ट्रॉन्ग डिजायर्स रखते हुए भी दूसरों पर लॉ अप्लाई करता है। वो कहता है कि लेचरी कोई बड़ा पाप नहीं है, या तो पापों में सबसे छोटा है। फिर वो कहता है डेथ इज ए फियरफुल थिंग। इजाबेला तुरंत जवाब देती है एंड शेम्ड लाइफ अ हेटफुल। क्लॉडियो एक लॉन्ग स्पीच देता है जिसमें वो डेथ को बहुत ही टेरिफाइंग तरीके से डिस्क्राइब करता है। इजाबेला सिर्फ कहती है एलास एलास। अब क्लॉडियो का मन बदल जाता है और वो अपने सिस्टर से कहता है कि वो अपनी वर्जिनिटी सेक्रीफाइस कर दे और कहता है कि अगर किसी का लाइफ बचाने के लिए पाप करना पड़े तो वो पाप भी एक वर्च्यू बन जाता है। इजाबेला तुरंत गुस्सा हो जाती है और उसे कावर्ड बुलाती है। वो कहती है कि ये तो एक तरह का इंसेस्ट हो जाएगा अगर भाई अपनी बहन से ऐसी डिमांड करे। क्लॉडियो प्रोटेस्ट करता है लेकिन इजाबेला कहती है कि उसका पाप एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उसकी असली नेचर का रिफ्लेक्शन था। तभी ड्यूक सामने आता है और कहता है कि उसे इजाबेला से बात करनी है। पहले वो क्लॉडियो को एक तरफ ले जाता है और कहता है कि उसने उसका पूरा कॉन्वर्सेशन सुना और वो एंजेलो को अच्छे से जानता है। वो कहता है कि एंजेलो को एक्चुअली इजाबेला को प्रपोजिशन नहीं दिया, वो सिर्फ उसका वर्चू टेस्ट कर रहा था। वो कहता है कि अगर इजाबेला मान भी जाती तो भी क्लॉडियो को मार दिया जाता। क्लॉडियो अपनी बहन को माफ करता है और ड्यूक उसे कहता है वो इस पेनिटेंट स्टेट में बना रहे। फिर ड्यूक प्रोवोस्ट से कहता है कि उसे इजाबेला के साथ अकेला छोड़ दो और कहता है कि उसका प्रोफेशनल गारंटी करता है कि वो इजाबेला के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेव करेगा। ड्यूक इजाबेला से कहता है कि वो एक गुड वुमन है और पूछता है कि क्या प्लान है एंजेलो को कन्विंस करने का। इजाबेला कहती है वो चाहे तो उसका भाई सफर कर ले लेकिन वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं पैदा करेगी। ड्यूक कहता है कि एंजेलो सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था और अब उसके पास एक प्लान है जिससे क्लॉडियो बच जाएगा और इजाबेला का ऑनर भी सेफ रहेगा। ड्यूक उसे पूछता है कि क्या उसने मेरियाना के बारे में सुना है। इजाबेला कहती है हाँ, नाम तो सुना है। ड्यूक कहता है कि मेरियाना पहले एंजेलो की फियांसी थी लेकिन जब उसका डाउरी शिपरेक में खो गया एंजेलो ने एंगेजमेंट तोड़ दिया। वही शिपरेक में मेरियाना का भाई फेड्रिक की भी डेथ हुई थी। ड्यूक का प्लान है कि इजाबेला एंजेलो से कहे कि वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है लेकिन रात को मेरियाना उसकी जगह भेज दे। इस तरह एंजेलो फोर्स्ड हो जाएगा मेरियाना से शादी के लिए। क्लॉडियो बच जाएगा
इजाबेला अपनी चैस्टिटी भी बचा लेगी। यही था दोस्तों एक्ट 3 सीन 1। अब हम चलते हैं एक्ट 3 सीन 2 की तरफ। इसका सेटिंग है द स्ट्रीट बिफोर द प्रिजन। जेल के बाहर ड्यूक, जो अभी भी फ्रायर के डिस्गाइज में है, वो एल्बो और पॉम्पी से मिलता है। ड्यूक पूछता है कि पॉम्पी ने क्या क्राइम किया है। एल्बो कहता है ये क्लाउन ने लॉ ब्रेक किया है और वो एक पिक पॉकेट भी है। पॉम्पे प्रोटेस्ट करता है, लेकिन ड्यूक उसकी नहीं सुनता और कहता है कि उसे जेल भेज दो। तभी लूसियो आता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। एल्बो बताता है कि पॉम्पे को पिंप होने के लिए जेल भेजा जा रहा है। लूसियो से कहता है कि वो उसकी बेल भर दे, लेकिन लूसियो मना कर देता है और उसे भेज देता है। फिर लूसियो उस फ्रायर, जो असल में ड्यूक है, उस फ्रायर से पूछता है कि क्या उसे ड्यूक के बारे में कुछ पता है। लूसियो कहता है कि ड्यूक के एब्सेंस में एंजेलो ने लॉ को स्ट्रिक्ट तरीके से इन्फोर्स कर रखा है। ड्यूक इस बात को अप्रूव करता है, लेकिन लूसियो कहता है कि एंजेलो को लेचरी के मामले में थोड़ा लीनियंट होना चाहिए। ड्यूक कहता है कि लेचरी एक वाइड स्प्रेड वाइस है जिसे हटा देना चाहिए। लूसियो इंसिस्ट करता है कि इस वाइस को कॉम्प्लेक्सिटी एक्सट्रिप करना पॉसिबल नहीं है। फिर वो मजाक करता है कि एंजेलो इतना प्योर है कि वो शायद सेक्सुअल इंटरकोर्स से कॉन्सीव भी नहीं हुआ होगा। लूसियो ये भी कहता है रियल ड्यूक इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, क्योंकि उसने खुद भी वुमन के साथ सेक्सुअल प्लेजर एंजॉय किया है। ड्यूक इस बात का विरोध करता है और दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है। ड्यूक, जो कि लूसियो के वर्ड से इंसल्टेड फील करता है, कह देता है कि जब रियल ड्यूक वापस आएगा तो वो लूसियो के अगेंस्ट रिपोर्ट करेगा। लेकिन लूसियो बिल्कुल भी वरीड नहीं होता। उसके बजाय वो टॉपिक चेंज करता है और पूछता है कि क्लॉडियो का क्या होगा। जब ड्यूक कहता है कि क्लॉडियो तो मरने वाला है, तो लूसियो फिर से इंसिस्ट करता है कि लेचरी के लिए डेथ पनिशमेंट देना बेकार है और हिपोक्रिटिकल भी। फिर वो दुआ करता है कि मर्सी वाला ड्यूक जल्दी वापस आए और वहां से चला जाता है। तब स्केलस आता है प्रोवोस्ट और मिस्ट्रेस ओवरडन के साथ। वो प्रोवोस्ट को कहता है कि मिस्ट्रेस ओवरडन को जेल भेजो क्योंकि उसने एक ब्रोथल चलाया। मिस्ट्रेस ओवरडन आर्ग्यू करती है कि उसके अगेंस्ट जो एविडेंस है वो लूसियो ने दिया है और लूसियो खुद भी फॉर्निफिकेशन का गिल्टी है। उसके अकॉर्डिंग लूसियो का एक इललेजिटिमेट चाइल्ड है, एक औरत केट कीपडाउन के साथ। बच्चा अब 1 साल से ज्यादा का हो गया है, लेकिन लूसियो ने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। स्केलस कहता है कि लूसियो को अरेस्ट करो और मिस्ट्रेस ओवरडन को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद स्केलस ड्यूक से पूछता है कि वो कहाँ से है। ड्यूक कहता है कि वो एक फॉरेनर है। स्केलस उससे पूछता है कि एब्रोड का क्या न्यूज है, तो ड्यूक कहता है कि हर जगह एक जैसी ही हालत है, गुडनेस सिक हो गई है और लोग बस नए नए चीजों के पीछे भाग रहे हैं। फिर उनकी बात क्लॉडियो तक पहुंचती है। ड्यूक बताता है कि उसने प्रिजनर को डेथ के लिए मेंटली प्रिपेयर कर दिया है। स्केलस उसका थैंक्स करता है और कहता है कि उसने एंजेलो को कन्विंस करने की पूरी कोशिश की थी कि वो एग्जीक्यूशन कैंसिल कर दे, लेकिन एंजेलो अपनी स्ट्रिक्ट आइडिया और जस्टिस से हिलने को तैयार नहीं हुआ। अब स्केलस स्टेज से चला जाता है और ड्यूक एक सोलिलोक्वी देता है जिसमें वो एंजेलो को कंडेम करता है और अपनी प्लान को रिन्यू करता है, एंजेलो को उसके खुद के पापों में फंसाने के लिए। यही था दोस्तों एक्ट 3 सीन 2। अब हम चलते हैं एक्ट 4 सीन 1 की तरफ। सेटिंग है अ फार्म विद अ मोट एट सेंट लूक्स। तो इस जगह पे रहती है मारियाना। ड्यूक मारियाना के पास आता है जहां उसने पहले से ही इजाबेला से मिलने का प्लान बना लिया होता है। थोड़ी देर बाद इजाबेला भी वहां पहुंचती है। उसने ऑलरेडी एंजेलो के साथ एक मिडनाइट मीटिंग फिक्स कर लिया जो एंजेलो के गार्डन में होनी है। एंजेलो ने उसे 2 कीज और एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि गार्डन तक कैसे पहुंचना है। इजाबेला ने एंजेलो को बोला था कि एक सर्वेंट उसके साथ होगा और एंजेलो को लगता है कि इजाबेला सिर्फ अपने भाई के मैटर में बात करने आ रही है, इसलिए वो सोचता है कि उनका ट्रायस्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। ड्यूक इजाबेला का इंट्रोडक्शन मारियाना से करवाती है और इजाबेला मारियाना को पूरा प्लान बताती है। फिर वो दोनों वॉक पे जाते हैं और जब वापस आते हैं
तो मारियाना मान जाती है कि वो इजाबेला के बदले एंजेलो के पास जाएगी। इजाबेला उसे कहती है कि ज्यादा कुछ मत कहना, बस जाते वक्त ये कह देना, रिमेंबर नाउ माय ब्रदर। ड्यूक मारियाना को एश्योर करता है कि उसका ये एक्ट कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि एंजेलो पहले से ही उसका हस्बैंड ऑन द प्री कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पहले से ही शादी का वादा हुआ है। यही था दोस्तों एक्ट 4 सीन 1। अब हम चलते हैं एक्ट 4 सीन 2 की तरफ। ओके, इस सीन का सेटिंग है अ रूम इन द प्रिजन में प्रोवोस्ट पॉम्पी से कहता है कि अगर वो क्लॉडियो और एक प्रिजनर की एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा तो उसके ऊपर के चार्जेस हटा दिए जाएंगे। पॉम्पी मान जाता है। प्रोवोस्ट उसकी मुलाकात करवाता है एबोर्सन से, जो कि ऑफिशियल एग्जीक्यूशनर है। एबोर्सन कहता है कि पॉम्पी जैसा आदमी एग्जीक्यूशन का काम डिस्क्रेडिट करेगा। फिर भी पॉम्पी रेडी हो जाता है उसका हेल्पर बनने के लिए। एबोर्सन को बोला जाता है कि वो नेक्स्ट दिन सुबह 4 बजे रेडी रहे। तभी ड्यूक वहां आता है और प्रोवोस्ट पूछता है कि क्या अब भी क्लॉडियो को बचाने की कोई होप है। ड्यूक कहता है कि शायद सुबह से पहले कोई पार्डन आ जाए। एक मैसेंजर आता है। ड्यूक सोचता है कि शायद ये पार्डन हो, लेकिन उस मैसेज में लिखा होता है कि क्लॉडियो को सुबह 4 बजे तक एग्जीक्यूट कर दिया जाए और उसका हेड एंजेलो को 5 बजे भेज दिया जाए। साथ ही एक और प्रिजनर्स बर्नार्डाइन को आफ्टरनून में एग्जीक्यूट करने का भी ऑर्डर होता है। ड्यूक पूछता है कि ये बर्नार्डाइन है कौन। प्रोवोस्ट कहता है कि वो एक बोहेमियन है जो 9 साल से जेल में है। ड्यूक पूछता है कि क्या वो अब रिपेंट करता है। प्रोवोस्ट कहता है कि नहीं, वो तो अब भी केयरलेस और फ्री स्पिरिटेड है, उस पर एग्जीक्यूशन का कोई असर ही नहीं हुआ। ड्यूक कहता है कि क्लॉडियो की एग्जीक्यूशन को 4 दिन तक डिले करो। प्रोवोस्ट हैरान होकर कहता है कि एंजेलो ने इतनी एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन दी है, ऐसे में कैसे डिले करे। ड्यूक सजेस्ट करता है कि क्लॉडियो के बदले बर्नार्डाइन का हेड भेज दो। प्रोवोस्ट कहता है कि एंजेलो तो रिकॉग्नाइज कर लेगा, पर ड्यूक कहता है कि बर्नार्डाइन का हेड और बियर्ड शेव करके उसे डिस्गाइज कर दो। जब प्रोवोस्ट अब भी हेजिटेट करता है, तब ड्यूक उससे एक पेपर देता है जिसमें ड्यूक का खुद का हैंडराइटिंग और ऑफिशियल सील लगा होता है। इस मैसेज में लिखा होता है कि ड्यूक 2 दिन के अंदर वियना वापस आने वाला है। यही था दोस्तों एक्ट 4 सीन 2। अब हम चलते हैं एक्ट 4 सीन 3 की तरफ। एक्ट 4 सीन 3 का सेटिंग है अनदर रूम इन द प्रिजन। तो इस सीन में पॉम्पी कहता है कि उसका जेल से उतना ही पुराना कनेक्शन है जितना मिस्ट्रेस ओवरडन का ब्रॉथल से। उसका कहना है कि जेल और ब्रॉथल दोनों जगह एक ही टाइप के लोग आते हैं। तभी एबोर्सन आता है और कहता है कि पॉम्पी बर्नार्डाइन को एग्जीक्यूशन के लिए बुलाए। बर्नार्डाइन कहता है कि उसने पूरी रात दारू पी है और उसका मन नहीं कर रहा है कि आज वो मर जाए। ड्यूक जो डिस्गाइज्ड है प्रेयर ऑफर करने आता है, लेकिन बर्नार्डाइन फिर भी मना कर देता है। वो एग्जीक्यूशन से बिल्कुल इनकार कर देता है। प्रोवोस्ट ड्यूक को बताता है कि एक नोटोरियस पायरेट जो क्लॉडियो की एज का ही था, कल रात जेल में मर गया। प्रोवोस्ट कहता है कि हम उस पायरेट का हेड एंजेलो को भेज सकते हैं बर्नार्डाइन के बदले। ड्यूक कहता है इट इज एन एक्सीडेंट दैट हेवेंस प्रोवाइड्स, यानी ये तो भगवान का दिया हुआ मौका है। ड्यूक कहता है कि बर्नार्डाइन और क्लॉडियो दोनों को छुपा दो और तुरंत पायरेट का हेड एंजेलो के पास भेज दो। इजाबेला एंटर करती है और पूछती है कि क्या पार्डन आ गया। ड्यूक उसे कहता है कि क्लॉडियो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है और उसका हेड एंजेलो को भेज दिया गया है। एक्चुअली ड्यूक ये बात इसलिए कहता है कि ताकि जब अंत में इजाबेला को पता चले कि क्लॉडियो बच गया, तब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए। इजाबेला एंजेलो के पास जाना चाहती है, लेकिन ड्यूक उसे मना करता है। ड्यूक कहता है कि अब वो वेट करे जब तक ड्यूक खुद वापस नहीं आता। अब एंजेलो उसके सुपीरियर के थ्रू पनिश किया जाएगा। ड्यूक उसे एक लेटर देता है जो उसे फ्रायर पीटर को देना होता है। तब लूसियो आता है और इजाबेला से कहता है कि वो क्लॉडियो के डेथ का शोक मना रहा है। लूसियो फिर कहता है कि अगर ड्यूक यहाँ होता तो क्लॉडियो जिंदा होता। इजाबेला चली जाती है। लूसियो फिर ड्यूक के खिलाफ उसकी औरतों के साथ लाइफ के बारे में बात करता है। ड्यूक कहता है कि उसे और कुछ नहीं सुनना। लूसियो बताता है कि एक बार उसे ड्यूक के सामने ले जाया गया था क्योंकि उसने एक औरत को प्रेग्नेंट कर दिया था।
लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। ड्यूक चला जाता है और लूसियो उसके साथ चलते रहने लगता है। यहीं पे खत्म होता है दोस्तों एक्ट 4 सीन 3। फिर आता है एक्ट 4 सीन 4। सेटिंग है ए रूम इन एंजेलोस हाउस। ठीक है, ये सब अभी अभी और 3 सीन्स है मतलब एक्ट 4 में, जो कि बहुत छोटे छोटे सीन्स है। ओके, तो एक्ट 4 सीन 4 का सेटिंग है अ रूम इन एंजेलोस हाउस। एंजेलो और एस्कलस ड्यूक के भेजे गए लेटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें सिटी के गेट्स पर ड्यूक से मिलने क्यों बोला गया है। लेटर में यह भी लिखा होता है कि हर एक इंसान जिसके पास कोई कंप्लेंट हो वो पब्लिक में पिटीशन फाइल कर सकता है, शायद इसीलिए ताकि कोई भी बाद में एंजेलो के साथ सीक्रेटली कंप्लेंट ना करे। एस्कलस चला जाता है और एंजेलो सोचता है कि इजाबेला क्या बोलेगी। उसे उम्मीद है कि इजाबेला इतनी मॉडेस्ट होगी कि वो कुछ बताएगी ही नहीं। फिर वो ये भी कहता है कि उसका मन था क्लॉडियो को छोड़ देने का, लेकिन उसे डर था कि बाद में क्लॉडियो उससे रिवेंज लेगा। ओके, फिर आते हैं हम एक्ट 4 सीन 5 में। इसका सेटिंग है आउटसाइड द सिटी, यानी कुछ फील्ड रील्स में। ओके, तो ड्यूक फाइनली अपने रियल कपड़ों में सिटी के बाहर आता है और उसके साथ होता है फ्रायर पीटर। ड्यूक उसे कुछ लेटर्स देने के लिए कहता है और यह भी बोलता है कि फ्लेवियस को उसके पास लेकर आए। तभी वेरियस एंटर करता है और वो सब मिलके आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये जो फ्लेवियस है और वेरियस है, ये सब एक तरीके का फ्रायर है। ओके, यहीं पे खत्म होता है एक्ट 4 सीन 5। अभी हम आते हैं एक्ट 4 सीन 6 में, जो कि है अ स्ट्रीट नियर द सिटी गेट। ओके, इजाबेला और मारियाना सिटी के गेट के पास खड़ी होती है। इजाबेला थोड़ी नर्वस होती है एंजेलो के अगेंस्ट एक्यूज करने के आइडिया से, लेकिन मारियाना उसे कहती है कि ड्यूक और फ्रायर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। तभी फ्रायर पीटर आता है और कहता है कि वो उन दोनों के लिए ड्यूक के पास एक जगह ढूंढेगा। ओके, यहीं पे खत्म होता है एक्ट 4 सीन 6। और फिर आता है द फाइनल एक्ट, एक्ट 5 सीन 1, द फाइनल एक्ट एंड ऑल्सो द फाइनल सीन। इसका सेटिंग है एट द सिटी गेट और इस सीन में ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यूक, जो अब डिस्गाइज में नहीं है, सिटी गेट्स पर एंजेलो और एस्कलस से मिलता है और उनका धन्यवाद करता है क्योंकि उन्होंने सिटी को बहुत अच्छे से चलाया है। तभी फ्रायर पीटर इजाबेला को लेकर आता है और उसे कहता है कि ड्यूक से बात करे। इजाबेला ड्यूक से जस्टिस की भीख मांगती है। ड्यूक उसे कहता है कि अपनी कंप्लेन एंजेलो के सामने रखे। इजाबेला कहती है कि वो एंजेलो से मदद नहीं मांग सकती क्योंकि वो एक इविल इंसान है। उसका कहना है कि वो डायरेक्टली ड्यूक से ही बात करेगी। एंजेलो बीच में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इजाबेला उसे रोककर एंजेलो को मर्डरर, हिपोक्रीट, एडल्ट्रस थीफ और वर्जिन वायलेटर्स कह देती है। ड्यूक उसे पागल कहकर वापस भेजने लगता है। इजाबेला फिर इंसिस्ट करती है कि ड्यूक फिर से सोचे, क्योंकि जो लोग बाहर से नोबल दिखते हैं वो अंदर से करप्ट हो सकते हैं। ड्यूक उससे कहता है कि तुम पूरी कहानी सुनाओ। तब इजाबेला बताती है कि उसके भाई को फॉर्निकेशन के लिए डेथ सेंटेंस मिला और लूसियो ने उससे कहा कि वो एंजेलो से उसकी माफी मांगे। लूसियो इस बात को कंफर्म करता है, लेकिन ड्यूक उसे चुप रहने के लिए कहता है। इजाबेला फिर कहती है कि एंजेलो ने उसे कहा था कि अगर वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो वो उसके भाई की जान बचा देगा। इजाबेला कहती है कि उसने ये कंडीशन मान ली, लेकिन फिर भी एंजेलो ने क्लॉडियो के एग्जीक्यूशन का वारंट भेज दिया। ड्यूक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि ये बात इलॉजिकल लगती है। ड्यूक उससे कहता है कि ये मान ले कि वो झूठ बोल रही है और बताए कि किसने ये सब करने को कहा। जब उसे इम्प्रिजनमेंट का थ्रेट मिलता है तो इजाबेला फ्रायर लॉडोविक का नाम लेती है। दोस्तों, फ्रायर और लॉडोविक वही है, मतलब ड्यूक ने जब डिस्गाइज किया था वो फ्रायर के भेष में, तब उसने अपना नाम बताया था फ्रायर लॉडोविक। ओके, तो ड्यूक पूछता है कि क्या कोई इस फ्रायर को जानता है। लूसियो कहता है कि वो उसे जानता है लेकिन पसंद नहीं करता। लूसियो फिर कहता है कि उस फ्रायर ने ड्यूक के अगेंस्ट स्लेंडर किया है और उसने उसे चुप करा दिया था। तब फ्रायर पीटर आगे बढ़कर डिक्लेयर करता है कि इजाबेला झूठ बोल रही है। ड्यूक उसे पूछता है कि क्या वो फ्रायर लॉडोविक को जानता है।
पीटर कहता है कि हाँ, वो उसे जानता है और वो एक अच्छा आदमी है जिसके मुंह से कभी ड्यूक के खिलाफ कोई बात नहीं निकली। पीटर कहता है कि फ्रायर लॉडोविक बीमार है और उसने उसे अपने प्लेस पे भेजा है। पीटर बताता है कि इजाबेला झूठ बोल रही है। गार्ड्स इजाबेला को ले जाते हैं और तब मेरियाना वेल्ड होकर विटनेस बनकर स्टेज पर आती है। ड्यूक मेरियाना से कहता है कि वो अपना फेस दिखाए, लेकिन मेरियाना कहती है कि जब तक उसका हस्बैंड ना कहे वो अपना भेल नहीं हटाएगी। ड्यूक पूछता है कि क्या वो मैरिड है, वो कहती है कि नहीं। फिर पूछता है कि क्या वो मेड है या विडो, फिर से मेरियाना कहती है कि नहीं। ड्यूक कंफ्यूज हो जाता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। मेरियाना कहती है कि उसने अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स किया है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे नहीं पहचानता, इसीलिए वो मेड भी नहीं। ड्यूक कहता है कि ये टेस्टिमोनी एंजेलो के केस में रिलेवेंट नहीं। तब मेरियाना बताता है कि जिस हस्बैंड की बात वो कर रही है वो एंजेलो है। एंजेलो इनकार करता है और कहता है कि वो उसका फेस देखना चाहता है। मेरियाना अपना फेल उठाती है। ड्यूक पूछता है कि क्या एंजेलो उसे जानता है, तो एंजेलो कन्फेस करता है कि हाँ, वो 5 साल पहले उससे एंगेज था, लेकिन तब से उसे नहीं देखा। मेरियाना बताती है कि ट्यूसडे नाइट उनके बीच में इंटरकोर्स हुआ। एंजेलो फिर ऑब्जेक्ट करता है और कहता है कि दोनों वुमेन पागल हो गई है और किसी तीसरे आदमी के कहने पर ऐसा कर रही है। ड्यूक फिर से उस दूसरे फ्रायर को बुलवाता है। फ्रायर पीटर कहता है कि प्रोवोस्ट को पता है कि वो कहाँ है, तो ड्यूक उसे भेजता है और कहता है कि तुम जाओ फ्रायर को लेके आओ। फिर ड्यूक एस्केलस से कहता है कि जब तक वो वापस आए वो टेस्टिमोनी सुनता रहे। एस्केलस इजाबेला को बुलवाता है और कहता है कि वो उसे खुद क्वेश्चन करेगा। लूसियो सजेस्ट करता है कि इंटरोगेशन प्राइवेट हो, क्योंकि पब्लिक में इजाबेला सच बोलने से शर्मा सकती है। एस्केलस इजाबेला को इनडायरेक्टली फोर्स करता है सच बोलने के लिए, लेकिन तभी ड्यूक फिर से फ्रायर लॉडोविक के डिस्गाइज में एंटर करता है। एस्केलस फिर फ्रायर से पूछता है कि क्या उसने इजाबेला और मरियाना को एंजेलो के साथ स्लेंडर करने भेजा था। फ्रायर कहता है कि नहीं और ड्यूक से मिलने की डिमांड करता है। एस्केलस कहता है कि ड्यूक ने उसे फुल अथॉरिटी दिया है और अगर जरूरत पड़ी तो टॉर्चर भी करेगा। तब एंजेलो लूसियो से कहता है कि फ्रायर के खिलाफ टेस्टिमोनी दो। लूसियो फिर कहता है कि उसने खुद सुना था फ्रायर को ड्यूक के अगेंस्ट सिलेंडर करते हुए। फ्रायर आर्ग्यू करता है कि एक्चुअली लूसियो ने ड्यूक को इंसल्ट किया था, जबकि फ्रायर ड्यूक को उतना ही प्यार करता है जितना खुद से। एस्केलस ऑर्डर करता है कि फ्रायर को जेल भेज दिया जाए, लेकिन फ्रायर यानी डिस्गाइज्ड ड्यूक प्रोवोस्ट को कहता है कि वो ये कमांड ना माने। लूसियो आगे बढ़कर फ्रायर का हुड खींचता है और सबके सामने रिवील हो जाता है कि वो ड्यूक हिमसेल्फ था। और जैसे ये रिवीलेशन हो जाता है, सब कुछ बहुत ही क्लियर हो जाता है। एंजेलो अपना गुनाह मान लेता है और सजा के लिए मान जाता है। उसी वक्त ड्यूक इजाबेला से कहता है कि तुम्हारा भाई भी जिंदा है, क्योंकि तुम्हारा भाई एक्चुअली नहीं मरा था, एक पायरेट मर गया था और हम उस पायरेट के हेड एंजेलो को दिखाए थे। तो इसी तरह एक काइंड ऑफ हैप्पी एंडिंग हो जाता है और प्ले का एंड हो जाता है। दोस्तों, आई होप आपको ये समरी और एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और मेरी तरफ से एक सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ इस प्ले को पढ़ लो। बहुत ही खूबसूरत प्ले है, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डायलॉग्स है जो मैं आई थिंक उतना अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाया मेरे वीडियो में, लेकिन आप अगर पढ़ोगे तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। दैट्स इट दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहो और सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।